चलिए, तो गुड मॉर्निंग वंस अगेन. एम आई ऑडिबल? Good morning, Sanjay. ओके, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? Yes, sir. ओके, चलिए, थैंक यू. आज जो है हम एक महत्वपूर्ण इसमें टॉपिक पर बात करेंगे. खासकर अब जैसे आप जानते हैं कि एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का आपको क्वेश्चन पेपर भी मतलब सीटी भी होने वाला है, और होपफुली तब तक हमारी 3 यूनिट हो जाएंगी. लेकिन मैं सीटी में अभी फ़िलहाल सिर्फ इन्हीं 2 यूनिट्स पर ही हम कंसंट्रेट करेंगे, यूनिट नंबर 1 और 2. और साइमल्टेनियसली हम ये भी देखेंगे कि ये जो हमारे नोट्स हैं वो क्या हेल्पफुल हैं और किस तरीके के प्रश्न यूनिट 1 और यूनिट 2 में, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में पूछे जाते हैं. तो हम उसके हिसाब से ये भी कोशिश करेंगे कि जस्ट अ मिनट. हर्षराज, अरे ये क्लास ले रहा हूँ. अरे मैं घर पे ले रहा हूँ. नेट कट कुछ भी तो नहीं, कंप्यूटर हो गया. हाँ, ओके. तो हम इसको रिलेट करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े एग्ज़ाम में और हम सही तरीके से परफॉर्म कर सकें. तो सबसे पहले हम जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला जो पेपर मैंने आपको दिया है, लेट्स सी इट. ये जो लेटेस्ट अभी पूछा गया है, दैट इज़ आई थिंक अप्रैल में, और दिस वन ओके, ये है अप्रैल में जो अभी हुआ है लास्ट सेमेस्टर में. इसको मैंने आपको व्हाट्सएप में दिया हुआ है, तो इसको देखने की कोशिश करते हैं कि क्या हम इस तरीके से इसको सही तरीके से जस्टिफाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. तो ये एक हम देखते हैं इसको. पहला क्वेश्चन है ये. पहला क्वेश्चन है ये, और इसमें देखिए फर्स्ट ही न्यूमेरिकल है. एक फैक्ट्री एक मशीन पर 1000 वोल्ट समथिंग, ये इस तरीके का प्रश्न है. और ये आपको नोट्स में आई थिंक दिया हुआ है. हर बार क्या होता है कि इसका जो थोड़ा सा डेटा है वो एग्जैक्टली जैसा है वैसा कभी भी नहीं पूछा जाता है, थोड़ा बहुत घुमा फिरा कर ही पूछा जाता है. ये मैंने नोट्स में दिया हुआ है, देखिए. अ फैक्ट्री इज प्रोड्यूसिंग 1000 वोल्ट. इसको आप यहाँ से समझेंगे. ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर 375 हो, तो देखिए मेरे ख्याल से यहाँ पर 400 होगा. यस, बट इट्स मटेरियल कॉस्ट इज़ 400. तो आपको ये देखना पड़ेगा एक बार करके. हो सकता है कि मैं सीटी में भी आपसे क्वेश्चन पूछूं, बिकॉज क्वाइट रिपीटिंग रहता है ये क्वेश्चन. तो इस तरीके के इससे मैंने 2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल आपको इसमें डाले हैं. पहला ये है, और दूसरी यूनिट में अ फैक्ट्री ओनर एम्प्लॉयड 50 वर्कर ड्यूरिंग अ मंथ ऑफ 30 डेज समथिंग, इस तरीके का ये दूसरा क्वेश्चन है. तो आप भी सीटी के हिसाब से इन दोनों क्वेश्चंस को प्रिपेयर करिए. डेटा हो सकता है आपका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, मे बी पॉसिबल. तो आप इन दोनों को अच्छे से प्रिपेयर करने का प्रयास करिए. अब हम देखते हैं इसके बाद किस तरीके के प्रश्न पूछे गए जो अभी लेटेस्ट हमारा जो हमारा जो क्वेश्चन पेपर है फाइनल, उसमें देखते हुए. तो राइट डाउन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्टिंग. देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लागत के उद्देश्य को लिखिए. दूसरा, ड्रॉ अ ब्लॉक डायग्राम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट एंड डिफाइन द टर्म्स. इस तरीके से ये भी हमारे नोट्स में है कि नहीं, इसको देखेंगे.
दूसरा क्वेश्चन है, ये देखिए 2 क्वेश्चन हो गए, ये 5-5 नंबर के 2, और ये पहला एक न्यूमेरिकल, और ये दोनों में से और मिलाकर, या इन दोनों ये 10 नंबर का है और ये दोनों मिलाकर 10 नंबर के हैं। तो इनमें से आपको समझ में आ जाएगा कि विच क्वेश्चंस यू हैव टू परफॉर्म। इसमें देखते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, आकलन एवं मूल्यांकन में अंतर स्पष्ट कीजिए और विविध भत्तों को समझाइए, दैट इज एक्सप्लेन द मिसलेनियस अलाउंस। अब इन सारों को आप नोट्स में सर्च करिए पेपर वाइज कि ये है कि नहीं, और हम भी देखेंगे कि हमने लिखा है या नहीं लिखा है। यदि नहीं होगा तो वी हैव टू ऐड और डू समथिंग, कि ताकि ये इस तरीके से हम इसको सही तरीके से जस्टिफाइड कर सकें। और देखिए सबसे पहले हम देखते हैं लागत के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्टिंग, और ये मुझे जहाँ तक याद आ रहा है ये है लागत के उद्देश्य। ओके, someone is there. ठीक है, तो लागत के उद्देश्य जो हैं इसको हम देखने का प्रयास कर रहे हैं, और ये मुझे याद आ रहा है कि नोट्स में है, बट कुड नॉट रिकॉग्नाइज इट वेयर इट इज़ रिटन। तो चलिए इसको बाद में देखेंगे, क्योंकि ऐसा प्रश्न और भी आया होगा। दूसरा देखते हैं, ये अभी ए को छोड़ देते हैं, और दूसरा एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट का ब्लॉक डायग्राम बनाइए। ये मैंने आपको बताया एट द टाइम ऑफ वीडियो ऑल्सो कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, कि ये जो ब्लॉक डायग्राम है ये कई बार पूछा गया है। तो आपको इसके तीनों फॉर्मेट में, ये फॉर्मेट प्लस इसके बाद जो ब्लॉक डायग्राम है ये, इसे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज इक्वल टू डायरेक्ट और प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री एक्सपेंसेस जुड़ता है तो फैक्ट्री कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव जुड़ता है तो ऑफिस कॉस्ट, सेलिंग जुड़ता है तो टोटल कॉस्ट, और इसमें आप प्रॉफिट जोड़ते हैं तो आपकी सेलिंग प्राइस आती है। ये ब्लॉक डायग्राम बहुत महत्वपूर्ण है और ये कई बार पूछा जाता है, जिसे आप एक बार समझ गए तो आप बहुत आसानी से इसे स्कोर करके बना सकते हैं। दूसरा का पहला देखते हैं, आकलन एवं मूल्यांकन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी शायद इसी में है, आई एम होपफुल कि भी होगा ही। ये देखिए हाँ, ये डिफरेंसेस इन एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, आकलन व लागत में अंतर। ये भी देखिए 4 दिए हुए हैं, इनको आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और ये भी अक्सर पूछा जाता है ना। नेक्स्ट है विविध भत्तों को समझाइए। ये अभी का पेपर है, रीसेंट पेपर, लेकिन ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि ये वाकई यही जो क्वेश्चंस हैं इनको बार बार रिपीट किया जाता है। और ये कॉन्फिडेंस आज के हमारा जो मुख्य उद्देश्य है आज की क्लास का, गूगल मीट का, कि जब हम इस क्लास के एंड तक पहुँचें तो हम एकदम कॉन्फिडेंट हो, हाँ ये प्रश्न पत्र के ये जो 2 चैप्टर हैं ये हम बहुत आसानी से स्कोर कर सकते हैं, इसको हमको कोई इशू नहीं है, काफ़ी आसानी से हम इसे स्कोर कर सकते हैं। तो विविध भत्तों को समझाइए, इसको भी देखने का प्रयास करते हैं। विविध भत्ते हमारे पास दिए हुए हैं, ये देखिए डिफरेंट टाइम अलाउंसेस, विभिन्न टाइम अलाउंसेस, ये इस तरीके से दिए हुए हैं, लेकिन जो भत्ते हैं ये अलग से भी हम अभी आगे देखने का प्रयास करेंगे, तो आपको और आइडिया आएगा कि किस तरीके से इसे और भत्तों को और किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जो ये मिसलेनियस अलाउंसेस है, ये अलाउंसेस आपको नेक्स्ट यूनिट्स में आएंगे, वो उसका क्वेश्चन एक्चुअली ये यहाँ दिया हुआ है। सो डोंट वरी अबाउट इट, इस भत्तों को आप डिफरेंट, ये इससे ध्यान रखेंगे टाइम अलाउंसेस, यदि आपको टाइम अलाउंसेस पूछता है यहाँ तब आप इसे लिखते है ना। ये जो प्रश्न है ये शायद 4थी यूनिट का है, तो ये ध्यान रखेंगे कि ये अभी आपको
अटेम्प्ट हमने अभी इसको किया नहीं है। जैसे मैंने आपको पूर्व में भी बताया कि हमारी पहली, दूसरी और चौथी यूनिट दैट इज एस्टिमेशन, सॉरी कॉस्टिंग, फिर एस्टिमेशन और उसके बाद बजट, ये जो है ये तीनों यूनिट एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होके हम 20 से 25 नंबर का आराम से इसको स्कोर करते हैं। तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि जब हम देखिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए इसमें 10 नंबर का एक बजटरी कंट्रोल क्वेश्चन पूछा है और उसके 10 लाभ लिखने के लिए बोले हैं। तो ये इसी का प्रश्न को हम यहाँ पर कभी कभी लेते हैं। तो ये आपको 10, 20, 30 नंबर का एकदम थ्योरेटिकली आप काफ़ी, यदि आप अच्छे से इसे समझ गए तो बहुत आसानी से आप इसको लिख सकते हैं एट द टाइम ऑफ फाइनल एग्जामिनेशन। अब हम देखते हैं, अभी हम इस प्रश्न पत्र को बस यहीं तक देखते हैं और चूँकि हम तीसरी यूनिट स्टार्ट कर दिए, सो वी विल सी थर्ड यूनिट आफ्टरवर्ड्स। जब हमारी कंप्लीट हो जाएगी तब हम सिर्फ थर्ड यूनिट पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, बिकॉज अगेन दिस इज़ द डिफरेंस कि हमको थर्ड यूनिट और फर्स्ट यूनिट इन दोनों में हमें कंफ्यूजन क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ही हमने आज ऐसा रखा है कि भाई हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के मोस्ट ऑफ द प्रश्नों को हम देखने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें। आइए अब देखते हैं इससे पुराना पेपर। तो ये पेपर मैं अब बंद कर देता हूँ। आई एम होपफुल कि इसमें से चलिए 4, 5, 2, 4 और 1, 5, 4-5 क्वेश्चंस में से हमें एटलीस्ट 3 तो समझ में आए कि ये मतलब यहाँ से बिल्कुल नोट से हम आराम से पढ़ सकते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन पेपर को बंद कर देता हूँ एंड आई विल मूव अगेन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर। ये है नवंबर दिसंबर 2019 का, है ना। आपने देखा होगा अभी मैंने अप्रैल में 2020 का था, अब ये उससे पहले वाला नवंबर दिसंबर 2019 मतलब विंटर 2019, और इसके पहले वाला जो पेपर था, क्वेश्चन पेपर था, वो समर 2020 का था, जो अभी नवंबर दिसंबर में कंप्लीट हुआ। तो आइए इस प्रश्न पत्र को भी देखने का और समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं और इसमें कौन कौन से प्रश्न आते हैं। ये देखिए, अपना माइक म्यूट करेंगे जिनका भी ओपन होगा। ओके सर आपका स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। ओके, जस्ट अ मिनट। अब आ रहा है? ओके, जस्ट वेट। नो सर। ओके, अब आ रहा है? जस्ट अ मिनट। ये देखिए, ये दिख रहा है आप? यस सर, अब दिख रहा है। ओके, चलिए मैं फिर से इसको रिपीट करता हूँ। 1 मिनट मैं खोल लेता हूँ जो लास्ट पेपर था। ओके, इसकी अभी शायद दिख नहीं रहा है। एनीवे, जो मैंने अभी 2 क्वेश्चन बताए उसको आप देख सकते हैं, आपके पास इसमें अवेलेबल है, देयर इज़ नो इशू। ये जो मेरे घर का डेस्कटॉप है ये थोड़ा स्लो है, तो यदि मैं उसको फिर से खोलूँगा तो ये एडवर्स आएगी। अभी हम चलिए 2019 का पेपर देखते हैं। आपको प्रश्न पत्र याद होंगे। तो ये देखिए, अब हम जो कर रहे हैं उस विंटर 2019 का पेपर को हम देख रहे हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, डिफाइन द फॉलोइंग: डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। बिल्कुल 10 नंबर का, 2-2 नंबर का आपको लिखना है और ये सारी चीज़ें आपको आई थिंक इसमें भी लिखी हैं और आप इसे आराम से लिख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सब दिया हुआ है। आप यहाँ से आसानी से इसे
देखकर समझ सकते हैं। इस तरीके का प्रश्न आया तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हमें 10 नंबर इसमें मिलते हैं। बट यदि आपने और में सिलेक्ट करने का सोचा है तो यहाँ देखिए, व्हाट आर द एम्स ऑफ कॉस्टिंग। एम्स का कॉस्टिंग का ये हमें प्रश्न नहीं मिला था, इसको आप देखने की कोशिश करिए नोट्स में अवेलेबल है कि नहीं। इसे जरूर नोट कर लीजिए अभी, ताकि आपको याद रहे कि हम क्या अभी बात कर रहे हैं। और आप जब सीटी की तैयारी करें तो इस तरीके से तैयारी करिए कि फाइनल में आपको इसको देखने की ज़रूरत ही ना पड़े, मतलब आपको इसको देखना ही नहीं है, सीधे यू हैव टू जस्ट सॉल्व इट। तो ऐसी तैयारी करिए कि बिल्कुल फाइनल एग्ज़ाम की तरह आप तैयारी कर रहे हैं, बिकॉज समय बहुत कम है। होपफुली आपका जो एग्जामिनेशन है बहुत जल्दी हो जाए और हमको भी बहुत जल्दी इसको कंप्लीट करना है। बट कंप्लीट करना इज़ नॉट द इशू। आपको समझ में नहीं आया तो फिर दैट इज़ नॉट वर्थ, इसका हमारी भी मेहनत का कोई काम मतलब नहीं निकलेगा। सो ये प्रश्न जैसे है व्हाट आर द एम्स ऑफ कॉस्टिंग, ये लास्ट में हमको मिला नहीं था, तो नोट करिए और इसको ये वहाँ दिया है कि नहीं नोट्स में, इसका ध्यान रखिए। अब आता है गिव एटलीस्ट 4 मेथड्स ऑफ ओवरहेड्स एलोकेशन एंड एक्सप्लेन एनी वन ऑफ देम। तो ये यहाँ पर आपको नोट्स में मिल जाएगा। ओवरहेड एलोकेशन, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में नीचे की साइड आई थिंक मैंने अभी देखा था। देखिए एक ही ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम और अभी देखिए दूसरा पेपर खोलेंगे तो डेफिनेटली दे विल इट विल रिपीट। ये भी नहीं दिख रहा है, इसे भी देखकर बताइए कि किस तरीके से ये आप जस्टिफाइड कर सकते हैं। तो ये दोनों प्रश्नों को आप चेक करिए थोड़ा नोट से, मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। दैट इज वन इज व्हाट आर द एम्स ऑफ कॉस्टिंग, नोट कर लीजिए कोई। और फिर हमारे जो 6th AC एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग है उसमें लिख कर बताइए कि आपको इसका प्रश्न मिला कि नहीं, है ना। नहीं होगा तो फिर मैं इसको अलग से पेज में आपको हिंदी में लिखकर प्रोवाइड करूंगा, सो दैट इट मस्ट बी क्लियर। दूसरा है, ये दोनों प्रश्नों को आप देखिए। अभी हमने देखा डिफरेंशिएट बिटवीन एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, ये हमारे में लिखा हुआ है, और साइमल्टेनियसली ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट ऑफ एस्टिमेटिंग, ये भी हमको दिया हुआ है। तो जब हम इसको इसके बाद शायद हाँ ये तीसरी यूनिट का प्रश्न है। चौथी यूनिट को देखते हैं, तो चौथी यूनिट में भी देखिए डिफाइन बजट, डिफाइन बजट, व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ बजटरी कंट्रोल, और डिफाइन द एक्सप्लेन फॉलोइंग सेल्स बजट, फिक्स्ड बजट, कैश बजट, डायरेक्ट लेबर। ये 5-5 ना 10 नंबर के लिए ऑप्शंस नहीं है इसमें। तो हमारा जो टारगेट है वो हम अभी यहाँ तक है, सेकेंड यूनिट तक, तो हम इसको भी देखने की प्रयास करते हैं। यहाँ पर हमारे पास अभी हमने डिस्कस किए तकरीबन सारे प्रश्न ही हमको मिले हैं, और 2 प्रश्नों के आंसर हमको नहीं मिले। तो इसको आप इन दोनों प्रश्नों को जो नहीं मिले हैं, व्हाट आर द एम्स ऑफ कॉस्टिंग, और दूसरा गिव एटलीस्ट योर 4 मेथड्स ऑफ ओवरहेड एलोकेशन एंड एक्सप्लेन एनी वन ऑफ देम, इसको आप देखने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं अब हम क्वेश्चन बैंक, इसे मैं बंद कर देता हूँ। समर 19 वाला भी आई थिंक आपको, विंटर 2019 वाला भी ऑलमोस्ट क्लियर है आपको। तो अब जो लास्ट इसके पहले कौन सा आएगा, जो रेगुलर बच्चे पढ़ते थे, दैट इज समर 2019। एंड आई एम होपफुल कि ये बाकी के सारे प्रश्न, यदि एक हाथ नहीं भी हो तो भी आपको इस क्वेश्चन बैंक में ज़रूर मिलेंगे, और आप बहुत आसानी से प्रयास कर सकते हैं। तो क्वेश्चन बैंक में आप देखेंगे कि हमको सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, है ना। तो क्वेश्चन बैंक से भी आप यदि ट्राई करेंगे, ये देखिए मैंने फर्स्ट छोड़ दिया था बिकॉज मुझे टाइप करना था, मैं नहीं कर पाया। ये समर 2018 तक हमारे सारे प्रश्न कंप्लीट है, और जब आप इनको भी देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि अरे ये तो रिपीटेटिव काइंड ऑफ है, जैसे मैं अभी तक बोलते आया हूँ। तो मैंने चैप्टर 1 के हिसाब से, अब मैंने आपको शुरू से ही बताते आ रहा हूँ कि चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 ये बोथ आर सिमिलर, एक दूसरे से बिल्कुल मिले हुए हैं। तो हमको इसको
इसको देखते समय इतना कोई ध्यान नहीं रखना है हमको, एनी हाउ भी कौन से चैप्टर का है इसका ध्यान नहीं रखना है, हमको दोनों चैप्टर की तैयारी एक जैसे करनी है, क्योंकि क्वेश्चन दोनों के एक दूसरे से मिलाकर दिए जाते हैं, जैसा अभी हमने थोड़े बहुत देखने की प्रयास किए। अब देखिए फिर से ब्लॉक डायग्राम में लागत तत्व एवं घटकों के बीच संबंध दिखाइए। ओके, मैं फिर से इसको खोलने का प्रयास करता हूँ नोट्स को। ये आप अभी समझ गए होंगे, ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, यही बार बार पूछा जाता है। जस्ट अ मिनट, ये देखिए इसी ब्लॉक डायग्राम की बात कर रहा हूं मैं, यही पूछा जाता है बार बार। दूसरा प्रश्न है यही 1000 वोल्ट और नट घंटा, जो मैंने अभी आपको बताया ये हमारे नोट्स में सॉल्व है, तो आप इसे आसानी से देख सकते हैं। मैंने आपको जैसे ये भी बताया कि हर बार एज इट इज़ नहीं आता डायमेंशन, क्योंकि कई बार बच्चों की आदत होती है कि वो जैसा याद करते हैं बिल्कुल वैसा ही आंसर आना चाहिए। तो इसे आप हर बार जब भी इसको प्रश्न को करेंगे तो ये ध्यान रखिए कि आपका डेटा चेंज हो सकता है, 1000 वोल्ट 900 हो सकते हैं, मटेरियल की कॉस्ट 375 के बजाय 500 हो सकती है, इस तरीके से XYZ। तो आप बिल्कुल भी उस तरीके से घोटेंगे नहीं जिस तरीके से आप नोट्स को देखकर प्रयास करेंगे, और एग्ज़ाम टाइम में यदि आप उसको उसकी सहायता से बनाने की कोशिश करेंगे तो यू मे गेट कन्फ्यूज्ड। तो ध्यान रखिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करिए कि इसे ईमानदारी से आप बनाइए, ताकि आप इसका कॉन्सेप्ट समझ जाएं और आप आसानी से फाइनल एग्जामिनेशन में इसे बना सकें। नेक्स्ट देखते हैं, लागत के तत्वों एवं घटकों को दर्शाने वाला ब्लॉक आरेख खींचिए। ये अभी हमने देखा है। नेक्स्ट देखते हैं, ऊपरी लागत एवं घटकों को दर्शाने वाला ऊपरी लागत के वितरण विधियों को उपयुक्त उदाहरण के साथ समझाइए। ये भी हमने नोट्स में दिया हुआ है, आप नोट्स को देखेंगे। ओवरहेड एलोकेशन, ये इस तरीके से इंग्लिश नाम याद रखिए, थोड़ा सा दिक्कत होती है, लेकिन आप बिल्कुल कंप्लीटली हिंदी में इसे मत देखिए ताकि आप आसानी से इसे कर सकें। फिर से ब्लॉक डायग्राम, इल्यूस्ट्रेट रिलेशन बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट। फिर से वही आकलन एवं लागत में के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। मतलब ये कंटिन्यूएशन में हमारा बार बार एक ही चीज को हम रिपीट कर रहे हैं, यानी कि बार बार हम वही कर रहे हैं, लेकिन ये देखिए अक्सर ऐसा होता है, बट इट्स रिपीटिंग। और मुझे यदि अब इस 2019 और विंटर 2019 या समर 2020 के प्रश्न पत्र को यदि फिर से लिखना होगा, तो यदि मैं यहाँ पर सिर्फ ऐसा एक और लिख दूँ कि विंटर 2019, तो ये थोड़ा ज़्यादा जस्टिफाइड लगता है कि अरे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम भी इसको क्यों लिखेंगे, बिकॉज वी नो दैट दीज थिंग्स आर रिपीटिंग, तो हम उसे जैसा है वैसे ही रखते हैं। यदि मैं एग्जैक्टली इसको देखूँ तो मुझे ये 2 बार लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि विंटर 2016 में भी यही पूछा गया है, विंटर 2017 में भी पूछा गया है, और मैंने जैसे अभी डिस्कस किया आपसे विंटर 2019 में भी ये पूछा गया है। ठीक इसी तरीके से आकलन और लागत 2016 में भी पूछा गया है, 2019 में भी पूछा गया है। लेकिन जैसे जैसे हम अपडेट करते जाते हैं क्वेश्चन बैंक को, तो हम उस तरीके से इसे देखने का प्रयास करते हैं। आपका प्रश्न ये भी सही हो सकता है कि सर आपने अभी तक अपडेट क्यों नहीं किया, तो ये देखिए हम अपडेट करना तो अब बिल्कुल भी नहीं चाहते। वाई द रीज़न इज़, क्योंकि शायद आपका जो अब ये क्वेश्चन पेपर है, ये अगले साल मुझे पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना है, पहली चीज़। दूसरा चीज़ कि ये रहेगा कि नहीं सिलेबस में, दैट ऑल्सो वी डोंट नो। तो हमको पता ही नहीं कि ये प्रश्न आगे रहेगा कि नहीं रहेगा, तो इसलिए हम इसे अभी अलग रखते हैं। तो अब जैसे भी हैं, बस प्रश्न पत्रों को आपके साथ शेयर करके ही इस तरीके से हम समझने का प्रयास करें। आई डोंट वांट टू स्पेंड द एनर्जी व्हाइल मेंटेनिंग द सेम। आगे देखते हैं,
और 2016 तक हमने देख लिया। हम पहली दूसरी यूनिट के अंदर घूम रहे हैं, डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं कि कौन सा किस यूनिट से। समर 2016 में देखिए व्हाट डू यू मीन बाय एस्टिमेटिंग एंड राइट द एम्स ऑफ एस्टिमेशन, ये भी हमको नोट्स में दिया हुआ है। इस प्रश्न को देख लेते हैं क्योंकि हमने इसे अभी तक देखा नहीं है। नहीं आई थिंक देखा है, मैंने आपको बताया था कि ये दिया हुआ है। सॉरी, ये सेकेंड यूनिट में है। जस्ट अ मिनट। ये देखिए एस्टिमेशन ऑफ वर्क, और एस्टिमेशन एम एंड ऑब्जेक्टिव, ये इस तरीके से दिए हुए हैं। हमने इसे जब इसमें भी पढ़ा था, क्या बोलते हैं, वीडियो लेक्चर में, तब भी हमने इसको आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। देयर इज नथिंग, अब यदि आपने नहीं देखा होगा तो भी आप इसे देख लीजिए और अपनी प्रिपरेशन रेडी रखिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न पदों को समझाइए। डेप्रिसिएशन ऑन ऑब्सोलेंस, ये लास्ट ईयर भी हमने इसे पढ़ा था और जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया और अभी हमने नोट्स में भी इसके बारे में लिखा हुआ है। तो आप ये दोनों का डिस्क्रिप्शन और साथ ही साथ जैसे मैंने आपको लेक्चर में भी बताया है, यदि आपने नहीं ध्यान दिया हो तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि ऑब्सोलेंसी और डेप्रिसिएशन, इन दोनों को जब बनाएंगे तो इसके नीचे का ग्राफ आप जरूर बनाइएगा। आई थिंक ये फर्स्ट यूनिट में है। यस, दिस इज डेप्रिसिएशन एंड ऑब्सोलेंसिंग फंड। तो इसको आप आसानी से लिख सकते हैं और साथ ही साथ आपको ये ग्राफ भी जरूर बनाना है जिससे कि ये क्लियर हो जाए और आपको पूरे मार्क्स मिले। डेप्रिसिएशन ये इस तरीके से और यहाँ पर ऑब्सोलेंस आता है। तो ये हम प्लांट मेंटेनेंस एंड सेफ्टी में भी जब पढ़ रहे थे तब भी मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था, दिस टॉपिक सेम टॉपिक, और अब मैं आपको एस्टिमेशन एंड पढ़ा रहा हूँ तो उसमें भी ये एज इट इज़ होता है। इसके बाद हम निम्न को परिभाषित कीजिए। बहुत इजी, प्रत्यक्ष श्रम लागत, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये भी आपको यहाँ पर अभी हमने इस दोनों प्रश्नों को डिटेक्ट किया है और इसको भी हमने अभी समझने का प्रयास किया है। ड्यूरिंग द कोर्स जैसे ही मुझे याद आया, जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं, मैं कैमरा अपना स्टार्ट करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब होली के पहले आके इस बुक को आप लोग इशू करवा लीजिए। कैमरा कहाँ गया? ये मैं विजिबल हूँ क्या? दिख रहा हूँ सबको? सबको दिख रहा है क्या? ओके। और ये जो है एस्टिमेशन, मैकेनिकल एंड कॉस्टिंग, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, धनंजय है, धनंजय? हाँ धनंजय, जैसे तुम हो और भी एक दो लोग हैं, मुझे नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहे, तो आप लोग ना ये बुक इशू करा लीजिए लाइब्रेरी से। एम्पल कॉपीज है ताकि आप इसको रेफरेंस के तौर पर पढ़ सकें, बिकॉज इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू कोप अप विद दिस नोट्स के साथ आप पढ़ाई नहीं कर सकते इसकी। तो आप आकर होली से पहले ही इसको इशू करवा लीजिए। देखिए, इसलिए इशू करवा लीजिए कि बाद में दिक्कत हो तो आपके पास एटलीस्ट कुछ तो पढ़ने के लिए मटेरियल हो, है ना। एक दिन के लिए आ जाइए होली के पहले, मैं मोस्ट प्रोबेबली एक दो दिन में ही आ जाइए और जल्दी से इसको इशू करवा के घर में इसे रख लीजिए। दिस इज एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग बाय टी.आर. बंगा, एस.सी. शर्मा। मैं जब इंजीनियरिंग कर रहा था तब भी मैं इसी से पढ़ा और बहुत ओल्ड बुक है, एन.डी. भट्ट जैसी, और स्टिल एग्जिस्टिंग इन हमारे क्या बोलते हैं इसमें
इंजीनियरिंग में। ओके, लेट्स कम टू अगेन विथ आवर फ्यू मोर क्वेश्चंस। अब हम देखना चाहते हैं व्हाट इज द एम्स ऑफ कॉस्टिंग। ये भी हमने देखा। अगेन दिस यू विल फाइंड दिस इन नोट्स। और ऊपरी खर्च ज्ञात करने हेतु ये भी हमने ओवरहेड एलोकेशन आपको बोला है कि इस प्रश्न को आप देखिए और देखकर मुझे ग्रुप में बताइए कि ये नोट्स में अवेलेबल है या नहीं। फिर से देखिए 1000 वाला बोल्ट मैंने इसको जानबूझ के इसलिए रखा है क्योंकि देखिए कितना बार बार एक ही प्रश्न रिपीट होते हैं, है ना। एक फैक्ट्री बोल्ट 1000 बोल्ट और 400 रुपये है। पहले वाले का शायद 300 रुपये था, 375 रुपये था, अब 400 रुपये। सेम क्वेश्चन विथ डिफरेंट वेरिएशंस। और ये जैसे मैंने अभी आपको बोला, और डेप्रिसिएशन ऑब्सोलेंस, ये देखिए 10 नंबर का ये प्रश्न पूछा गया है। इसीलिए मैंने आपसे बोला कि आप इसके जो अभी मैंने आपको डिस्क्राइब किया, ये देखिए यहाँ पर भी 10 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। तो यदि आप ध्यान रखिए, यदि आप प्रत्यक्ष श्रम लागत, प्रत्यक्ष पदार्थ लागत, खर्चे, प्रत्यक्ष श्रम लागत, ये इस तरीके से लिखेंगे, 5 जो ये है इसको लिखेंगे, तो ध्यान रखिए कि जब आप इसको लिखेंगे 10 नंबर के लिए 2-2 नंबर के मार्क्स, तो आपको शायद एग्जैक्टली लिखने में कुछ उदाहरण नहीं दिए XYZ फैक्टर्स के कारण आपको हो सकता है कम मार्क्स मिले। ओके, लेकिन यदि आप डेप्रिसिएशन और ऑब्सोलेंसी फंड को विद दैट ग्राफ दैट राइट नाउ आई हैव डिस्कस इट विथ यू, यू विल गेट पूरे 10 मार्क्स, इसमें कोई इशू नहीं है। तो इसलिए इसको ध्यान रखिए, हमेशा ऐसे प्रश्न को रखिए जिसमें आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकें। तो हमेशा इस तरीके का आप चूज करिए। अब हम दूसरे चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर 2 के क्वेश्चन बैंक, अगेन ये ब्लैंक है, समर 2018 से ये अपडेटेड है। तो एस्टिमेटिंग विभाग के मुख्य कार्यों को लिखिए। ये देखिए, ये प्रश्न भी ये आया हुआ है और नोट्स में अवेलेबल है, इसको हमने अभी देखा है। और दक्ष लागत निर्धारण के लाभ क्या क्या हैं, तो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इफिशिएंट कॉस्टिंग, ये भी हमें नोट्स में अवेलेबल है। व्हाई? बिकॉज मैंने अभी देखा है कि ये अवेलेबल है, जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, ये देखिए दक्ष लागत निर्धारण के लाभ, एडवांटेजेस ऑफ इफिशिएंट कॉस्टिंग। वन मोर थिंग आई हैव फॉरगेट टू शेयर विथ यू कि जो दीपक प्रकाशन भी है, ये एग्जैक्टली सेम टू सेम वर्ड टू वर्ड इसी बुक के अनुसार कॉपी की गई है हिंदी में, है ना। बंगा एंड शर्मा की बुक से ही दीपक प्रकाशन बना हुआ है। तो आप जैसे यदि हिंदी मीडियम वाले भी यदि इसे इशू करके रख लेते हैं तो कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके पास एटलीस्ट एक रेफरेंस बुक तो रहेगी जो मोर अथेंटिक है, दीपक प्रकाशन से ज़्यादा अच्छी। तो ये दक्ष निर्धारण के कारण लाभ जो है, एडवांटेजेस ऑफ एफिशिएंट कास्टिंग, ये भी आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। उसके बाद फिर से अ फैक्ट्री एम्प्लॉयज 50 वर्कर्स, ये देखिए ये वाला जो प्रश्न है ये काफ़ी दिनों से पूछा नहीं गया है। अभी मैंने जैसे आपको बताया, डिस्कस किया, जैसे मैंने आपको कि 1000 बोल्ट वाला प्रश्न कई बार पूछा गया है, लेकिन फैक्ट्री एम्प्लॉयज़ वाला जो है प्रश्न बहुत कम पूछा गया है। तो ये देखिए ये प्रश्न यहाँ पर आया हुआ है, जो मैंने नोट्स में हमने इसको सही यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व किया हुआ है। मैंने वीडियो लेक्चर में ये दोनों न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं किया है, बिकॉज ये बहुत सिंपल है, आप देख कर ही समझ जाएंगे कि ये किया क्या है एंड आप बहुत आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मैंने न्यूमेरिकल को नोट्स में दिया हुआ है बिकॉज इट हैज़ बीन आस्क्ड अर्लियर, और ये अर्लियर ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट देखने का प्रयास करते हैं। अगेन यही डिफ्रेंशिएट बिटवीन एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग यूनिट 1 में भी था, यूनिट 2 में भी है, इसीलिए मैंने आपको बोला कि दोनों यूनिट एक साथ जुड़ी हुई है। आकलन के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एस्टिमेटिंग, ये भी हम अभी देख चुके हैं और इसे और देखने का प्रयास करेंगे।
अब देखिए एक्सप्लेन मिसलेनियस अलाउंसेस, इसको हम बजट में देखेंगे, वहाँ का क्वेश्चन है जैसे मैंने आपको बताया। अब फिर से यही एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फंक्शनिंग ऑफ एस्टिमेशन, ये भी इम्पोर्टेंस एंड फंक्शन, ऑब्जेक्टिव और एम के बाद इसके कार्य, आप यहाँ पर इस कार्य को एज अ फंक्शन लिख सकते हैं। फिर से देखिए ये प्रश्न, इसमें 2 प्रश्न हैं, 10 नंबर का है। डिफरेंशिएट बिटवीन एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग एंड राइट नोट्स ऑन एम्स ऑफ कॉस्टिंग, है ना। तो आपको एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का डिफरेंस भी बताना है और एम्स भी बताना है कॉस्टिंग के। ये दोनों प्रश्न एक दूसरे से मिले हुए, और आपको याद होगा मैंने अभी जब ये लेक्चर हमने डिस्कशन स्टार्ट किया तो एम्स जो है, एम्स ऑफ कॉस्टिंग हमें मिला नहीं है, ये होपफुली आप लोग सर्च करके बताएंगे कि ये जैसे ही अवेलेबल होगा, अवेलेबल है या नहीं है, या इसको देखने का प्रयास करेंगे। अगेन अ फैक्ट्री इज प्रोड्यूसिंग 1000 गोल्ड विथ ₹375, रिपीटिंग क्वेश्चन, बहुत रिपीट होता है ये क्वेश्चन। ऐसा भी हुआ है कि एक सेमेस्टर में पूछा गया और ठीक दूसरे सेमेस्टर में भी यही प्रश्न वैसे का वैसे ही पूछा गया है, ऐसा भी कई बार हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आर द अलाउंसेस कंसीडर अंडर इन एस्टिमेटिंग, एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ एस्टिमेशन। इसी में मैंने आपको अभी जो एस्टिमेशन के आकलन है, आकलन के जो अलाउंसेस हैं, टाइम अलाउंस, ये आपको इसमें लिखने हैं, इसीलिए ये विभिन्न टाइम अलाउंस है, इनको आपको इसमें लिखना है। इसके बाद एक्सप्लेन द प्रिंसिपल फैक्टर्स इन एस्टिमेटिंग, तो इसके जो मुख्य एस्टिमेशन के मुख्य प्रकार हैं, कार्य हैं, उनको आप यहाँ पर लिख सकते हैं और इसमें भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। देन अगेन द सेम फंक्शन, ये प्रिंसिपल फैक्टर, फंक्शन, एम, ये आकलन विभाग के मुख्य कार्यों को लिखिए। तो ये सारी चीज़ें बोथ आर ऑल आर सेम। अब फिर से डिफरेंशिएट बिटवीन एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, हम अभी समर 2015 में पहुँचे हैं। और देखते हैं एक्सप्लेन द मिसलेनियस अलाउंस, अभी फिलहाल इसे छोड़ते हैं, और एक्सप्लेन द प्रिंसिपल फैक्टर इन एस्टिमेटिंग। अगेन ये देखेंगे आप ट्रेंड, यहाँ से चैप्टर नंबर 3 चालू हो रहा है, बट जब आप विंटर 2014 के से लेकर 2018 तक के पेपर देखते हैं, समर 2018 तक के पेपर, तकरीबन 4 साल के पेपर ये अपडेटेड है, और 2 पेपर मैंने आपको दिए हैं इसके बाद जो हुए हैं, तो आप पाएंगे कि ऑलमोस्ट ऑल थिंग्स आर सेम, काफ़ी चीज़ें एकदम सेम है। तो हमको क्या है कि इसको इस तरीके से सही तरीके से पढ़कर, जस्टिफाइड तरीके से पढ़कर हमें इसको स्कोर करना है। नाउ व्हेन आई कमिंग टू द नोट्स, और मैंने इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें चैप्टर नंबर 3 की शुरुआत हो गई है और वो भी हमने स्टार्ट कर दिया है। तो इसके बाद जब हम इस तरीके का गूगल मीट लेंगे, जब हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट हो जाएगा, एंड चैप्टर 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसके बारे में तो डिस्कस हम बाद में ही करेंगे। तो इस तरीके से हम यदि हम इस आज के डिस्कशन को समअप करें तो हम पाएंगे कि हम सारी चीज़ों को ऑलमोस्ट टच कर चुके हैं, नहीं, हम अच्छे से इसको समझकर पढ़ चुके हैं। आपको सिर्फ इसको पढ़ते रहना है एंड आपके दिमाग में रहना चाहिए, वॉट एवर टुडे वी हैव डिस्कस इट फॉर 20 मार्क्स, 20 मार्क्स के लिए हम इसे डिस्कस कर रहे हैं। सभी को समझ में आ रहा होगा, आई एम होपफुल कि ये देखिए कितना महत्वपूर्ण है। 100 नंबर के पेपर में हम 20 नंबर का मीन्स 20% हमने अचीव कर लिया है, और अब इतना इजी होने के बाद हमें इसे कम्प्लीटली स्कोर करना ही चाहिए। तो क्लास टेस्ट में भी मैं इन दोनों न्यूमेरिकल में से आपको कोई ना कोई तो प्रश्न पूछूंगा ही डेफिनेटली, और साथ ही साथ आप दोनों न्यूमेरिकल को प्रिपेयर करके रखिए, फैक्ट्री वाला भी और 50 वर्कर वाला भी, और ये जो थ्योरेटिकल पोर्शन है इसे भी बहुत सावधानी से करेंगे। ज्वाइन करते समय शायद 19 लोग, एक मिनट मैं फोटोग्राफ लेता हूँ, देन आई विल टॉक लिटिल बिट मोर, है ना।
2 मिनट वेट करेंगे, मैं आपकी अटेंडेंस का फोटोग्राफ ले लेता हूँ। आई थिंक इसमें ऐसी सुविधा रहती है क्या कि आप ज्वाइन कर लिए हैं और उसके बाद फिर लीव कर देंगे तो भी आपका आ जाएगा, काइंड ऑफ ऐसा रहता है क्या कुछ? मंजुलता जैन के बाद है मनोज मंडावी। तनुजा नेता। Okay. Now I will discuss for 5 minutes or more regarding project. तो मेरे प्रोजेक्ट में आई थिंक कार्तिक बघेल हैं। कार्तिक, ओके। तनुजा है, तनुजा भी नहीं है। यस सर। हाँ, ओके। प्रिया, सर मैं नहीं हूँ। ओके, आई एग्री कि तुम मेरे ग्रुप में नहीं हो, आई नो। तनुजा, प्रिया और कार्तिक, आप लोग ना अपने ग्रुप का एक ग्रुप बना लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप बना लिए क्या आप लोग? प्रिया, सर आपने बना लिया है क्या अपने ग्रुप का व्हाट्सएप विथ योर मेंटर, जो भी जी आपके सर। बना लिए? जी आपके मेंटर कौन है? आपके गाइड कौन है? ऋतुराज सर हैं? सर। ओके। यस सर। तनुजा, तुम्हारे पंकज सर हैं? यस सर। और तुम्हारा ग्रुप बन गया है तनुजा? यस सर बन गया है। ओके। कार्तिक, ओके, आई थिंक कार्तिक इज नॉट अवेलेबल। तो प्रिया, तुमको ऋतुराज सर ने कोई टॉपिक दिया है क्या? सर दिए है एक। दिया है। तनुजा, तुमको दिया है पंकज सर ने कुछ अभी टॉपिक? सर अभी तक नहीं। ओके, डिसाइड नहीं। क्या? हम लोग कर रहे हैं, एक टाइम कर रहे हैं कि इसको बनाएंगे करके, लेकिन डिसाइड नहीं हुआ है कि बनाएंगे। क्या सोचे थे? एक बटन लेकिन कंसेप्ट को बनाएंगे कि नहीं बोल रहे थे। चलो ठीक है। तुम एक काम करना तनुजा, तुम ना मेरे को 11:15 हो रहा है, 11:45 बजे 11:45 को मेरे को फ़ोन करना, तब तक मैं कॉलेज पहुंच जाऊंगा इसे अपलोड करने के बाद, और फिर अपन डिस्कस करते हैं उसको, ठीक है? जी सर। प्रिया, तुम्हारा आई थिंक ऋतुराज सर ने दे दिया है, तो कोई इशू नहीं है। मैं कोई दिक्कत ही नहीं है। मुझे लगा कि यदि नहीं हुआ होगा डिसाइड सर कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन वो दिए हैं। अच्छा, ठीक है। ठीक है, मैं ऋतुराज सर से बात करके फिर तुमको कॉल लगाऊंगा। कार्तिक, या मेरे ग्रुप में और कोई है? लिखन है? जी लिखन है अभी अवेलेबल? नहीं? यस सर। हाँ लिखन, तुम ये अपने ग्रुप में जो भी मेंबर्स हैं ना, उनको उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लो, ठीक है? आज ही मैं 12:15 11:45 बजे मैं तुम लोगों से या तो लगेगा तो कॉल करेंगे या फिर एक मीटिंग करेंगे तुरंत आज ही। तो ग्रुप बना लो एक। यस सर। लिखन, और मैं तुमसे 11:45 को मैं उसमें बता देता हूँ कि तुमको क्या करना है, ठीक है? जी सर। ओके। तनुजा, मैं तुमसे भी 11:45 पर बात करता हूँ। यस सर। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच। नाउ आई विल लीव द काइंडली लीव द मीटिंग। और मैं इस तरीके से गूगल मीट में अपन मिलेंगे जरूर, बट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ समथिंग, ताकि हम उसको सही तरीके से डिस्कस करके समझ सकें। तो नाउ वी विल मीट आई थिंक आफ्टर कंप्लीशन ऑफ चैप्टर नंबर 3, तो ताकि हम सही तरीके से उसे समझ सकें। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग. We will meet in another Google Meet. Thank you.